देखो, बहू तो आ ही गई है, मुंह दिखाई की रस्म बाद में कर लेंगे, पहले तो हम सबको भूख लगी है, रसोई की रस्म सबसे पहले कर लेते हैं। अरे तुमने तो मेरे पेट की, मेरा मतलब है मेरे मुंह की बात छीन ली। मीरा पहली बार अपने ससुराल आई। सभी लोग उससे खाना बनाने की जिद करने लगे। उसके ससुराल में सास ससुर, उसका पति विक्रम, उसके 2 जेठ, 2 जेठानियां और 2 ननद भी थी। भाभी, बाहर देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, कोहरा इतनी जोर से पड़ रहा है कि बाहर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इस बेहतरीन ठंड के मौसम में मेरे लिए तो गर्मा गर्म समोसा बना दो, बाकी रात का खाना बाद में देखेंगे। सही कहा तूने, सर्दी तो बहुत है। भाभी, मेरे लिए गर्मा गर्म छोले कुलचे और गर्मा गर्म चाय भी बना देना। अरे तुम लोगों ने तो अपनी फरमाइशें सबसे पहले बता दी, कोई हमारी भी तो सुन लो कि हमें क्या खाना है। भैया, आप लोग भी बता दीजिए कि आप लोगों को क्या खाना है, मुझे सब कुछ बनाना आता है। अरे भैया क्या बताएंगे, जो पसंद मेरी है वही पसंद भैया की भी है, हमारे लिए राजमा चावल बना देना। मीरा, मैं तुम्हारी बड़ी जेठानी हूँ, मेरे लिए तुम्हें गर्मा गर्म कढ़ी चावल बनाने पड़ेंगे। और मैं हूँ तुम्हारी छोटी जेठानी, मेरे लिए कढ़ाई पनीर और गर्मा गर्म पूरियां बना देना। इस ठंड के मौसम में गर्म पूरियां खाने में बड़ा मजा आएगा। विक्रम बेटा, सबने तो अपनी फरमाइशें बता दी। मीरा तेरी बीवी है, तू भी अपनी फरमाइश उसे बता दे, हम दोनों सास ससुर तो कुछ भी खा लेंगे। अरे मीरा बेचारी इतना ढेर सारा खाना बनाने तो जा ही रही है, उन्हीं में से कुछ मैं भी खा लूंगा थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है, फिर मैं किचन में जा रही हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ठंड लग रही है, रसोई घर में खाना बनाते वक्त कम से कम थोड़ी गर्मी तो मिलेगी मुझे। अभी तो मीरा बहुत खुश थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि ससुराल वाले 1 नंबर के बेशर्म और भुक्खड़ हैं। मीरा को पूरा खाना बनाने में कम से कम 4-5 घंटे लग गए। दोपहर से शाम हो गई, तब जाकर पूरा खाना बन पाया। मीरा जब बाहर हॉल में खाने की टेबल पर सभी के लिए खाना लेकर आई तो उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि उसकी सास शॉर्ट ड्रेस में थी, यहाँ तक कि उसका ससुर भी शॉर्ट ड्रेस में ही था, जिसे देखकर मीरा शर्मा गई। अरे मीरा, तुम शर्मा रही हो? अरे हम सब मॉडर्न ख्यालात के हैं। इतने ठंड के मौसम में इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आप लोग को ठंड नहीं लग रही? अरे बहू, हमने इस घर में हीटर लगवा दिया है, जल्दी से खाना परोस दे, अब हमसे रहा नहीं जाता। खैर, मीरा तो पूरा घूंघट डाले हुए थी क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। पूरा ससुराल इतना बेशर्म था कि मीरा को खुद पर ही शर्म आने लगी, लेकिन फिर भी उसने घूंघट डाले हुए ही सभी को खाना परोस दिया। सभी खाना खाने में ऐसे जुट गए जैसे कई सालों से उन्होंने खाना खाया ही ना हो। सभी लोग खाना खाते रहे और आधे घंटे में सारा खाना खत्म हो गया। मीरा के लिए कुछ भी खाना नहीं बचा, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पाई। खाने की रस्म होने के बाद तुरंत उसकी सास ने कहा, बहू, रसोई की रस्म तो हो गई, अब जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म कर लेते हैं, वरना ये गांव वाले मुझे परेशान करने लगेंगे। माँ, मीरा 3-4 घंटे खाना बनाकर बेचारी थक गई होगी, उसे थोड़ा आराम तो कर लेने दीजिए, उसके लिए तो खाना भी नहीं बचा। तुझे तो अभी से अपनी बीवी की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी। जल्दी से सारी रस्म निभा लेते हैं ताकि रात में तुम लोगों को आराम हो जाए। अभी रात का भी तो खाना बनाना है। सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, एक रस्म बची है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। सासू माँ, आप जल्दी से गांव की औरतों को बुला लीजिए। थोड़ी देर बाद उसकी सास गांव की सभी औरतों को बुला कर ले आई। उनमें से एक औरत ने मीरा के कान में कहा, बहू, इस घर में पहली तू ही एक औरत है जो संस्कारी है, बाकी तेरे घर में सब बेशरम है। पता नहीं कैसे तेरे माँ बाप ने इनके घर में तेरी शादी कर दी। खैर, मीरा वहां तो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही 1 घंटे बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई, ससुराल वालों को फिर से भूख लगने लगी। वो इतने बेशर्म थे कि बार बार अपनी बहू से सभी के लिए खाना बनवाने में उन्हें शर्म भी नहीं आ रही थी। माँ, 1 घंटे हो गए और हमने कुछ भी नहीं खाया। ये लो पेपर, जिसको जो भी खाना हो रात के खाने में सब लोग लिख कर दे दो, जिसे पढ़कर बहू खाना बना देगी। मीरा का पति विक्रम थोड़ा समझदार था, इसलिए उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। खैर, सभी ने अपनी अपनी फरमाइशें एक पेपर पर लिख दी और मीरा को थमा दी। जहां अभी तक मीरा को खाना बनाने में, मुंह दिखाई की रस्म करने में मजा आ रहा था, अब अचानक उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि अब तक वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे खाना तो बनाना ही था, इसलिए वो खाना बनाने में जुट गई। तभी विक्रम पीछे से उसके पास आ गया। मीरा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हम दोनों तो आपस में पहले से ही प्यार करते थे, हमने लव मैरिज की है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत बेशर्म हैं, ना ढंग के कपड़े पहनते हैं और ना ही अपनी बहू से कैसे काम करवाना चाहिए वो पता है किसी को। तुम अपने लिए भी इस बार खाना बना लेना, दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया था। चिंता मत कीजिए, एक दिन सब कुछ सुधर जाएगा। खैर, डिनर में उसे दोपहर से ज्यादा खाना बनाना पड़ा है,
इसीलिए उसे खाना बनाने में कम से कम 5 घंटे लग गए। रात के करीब 10 बजे खाना बनकर तैयार हुआ। तब तक सभी की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि मीरा ने कुछ भी नहीं खाया था। दोपहर के वक्त तो उसकी क्या हालत होगी। खैर, मीरा ने सभी के लिए खाना लगा दिया और सब घोड़े बेचकर सो गए। रात में विक्रम और मीरा की सुहाग रात थी। विक्रम, तुम्हारे परिवार में सभी लोग खाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। किसी को खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे आजकल के टाइम पर खाना बनाना किसको नहीं आता होगा, लेकिन मेरी दोनों भाभियां और मेरी बहनें बहुत आलसी हैं। उन्हें सिर्फ फैशन करना और खाना खाना आता है, कुछ भी काम करना नहीं आता। मेरे घर वाले पहले तुमसे शादी करने को तैयार नहीं थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मीरा को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। खैर, मीरा बहुत थक चुकी थी, इसलिए सो गई। सुबह उठते ही सभी लोग फिर से खाने की डिमांड करने लगे। मीरा बहू, ये रही सुबह के नाश्ते की लिस्ट। 4-5 घंटे मत लगाना, 1 घंटे में ही सब बना दो। हम सब भूख के मारे मरे जा रहे हैं। मीरा लिस्ट देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इतना हैवी नाश्ता उसने आज तक देखा तक नहीं था। खैर, मीरा ने सभी के लिए नाश्ता बनाया और सबने नाश्ता कर भी लिया। 2 घंटे बाद फिर सभी लोग खाने की डिमांड करने लगे। मीरा ने फिर बनाया। सभी लोग खाकर आराम करने लगे। 2 घंटे बाद फिर से सभी खाने की डिमांड करने लगे। मीरा ने फिर खाना बनाया और फिर सभी आराम करने लगे। ऐसा करते करते शाम तक उन्होंने मीरा से 10 बार खाना बनवाया और 10 बार खाया। घर में कोई भी मेहमान आता था तो वो सब छोटे कपड़े पहनकर ही रहते थे। मीरा इन दोनों बातों से बहुत परेशान थी। सासू माँ, मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल है जो आज रिटायर हो रही हैं, तो इसी उपलक्ष्य में आज बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। मैं चाहती हूँ मेरे सभी ससुराल वाले भी चलें। भाभी, वहाँ अच्छा अच्छा खाने को तो मिलेगा ना? हाँ, वहाँ तो ऐसा खाने को मिलेगा जो शायद आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। इटालियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, स्पेनिश, हर तरीके का खाना है वहां पर। बस कर मीरा, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। ठीक है, फिर सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगे। मीरा ने बहुत ही सुंदर संस्कारी साड़ी पहनी। उसने इंडियन मेकअप भी किया। विक्रम ने बहुत प्यारा सूट पहना। मीरा, तुम भारतीय परिधान में कितनी खूबसूरत लगती हो, और मुझे भी तुमने कितना खूबसूरत बना दिया है। लेकिन तुम मेरे घर वालों को ले जा रही हो, ये लोग वहां हमारी बेइज्जती करवा देंगे, देखना। विक्रम, अपने परिवार के बारे में ऐसा नहीं बोलते। खैर, सभी लोग तैयार होकर हॉल में इकट्ठा हुए। मीरा ने देखा इतनी ठंड में भी सभी ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मीरा ने किसी को कुछ भी नहीं कहा और सभी लोग उस पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में पहुंचते ही सभी ने मीरा और विक्रम की बहुत तारीफ की। दामाद जी, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप इंडियन सटायर में। अरे, ये लोग कौन है? इतनी ठंड में छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गए। किन गवारों को बुला लिया यहाँ पर? वहां पर उन सबकी इतनी बेइज्जती हुई कि उन्होंने उस दिन से बेशर्मी वाले कपड़े पहनने ही बंद कर दिए। हमें तो लगा था बड़े लोग छोटे कपड़े वालों की ही इज्जत करते हैं, पर हम सब गलत थे। फिर एक दिन में 10 बार खाना बनाने की वजह से मीरा बीमार पड़ गई। अब सभी भूखे मरने लगे। माँ, आज मैं वो कहने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक नहीं कहा। आप लोगों की वजह से मेरी बीवी की आज ये हालत हो गई। आप लोगों ने तो उसे मुफ्त की नौकरानी बना दिया। हमें माफ करना बेटा, आज से इस घर की सभी औरतें मिलकर खाना बनाएंगी। कुछ दिनों बाद मीरा ठीक हो गई, पर उस दिन के बाद किचन में दोनों ननद और जेठानियां भी उसकी मदद करने लगी। महिमा नाम की एक औरत किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में घुसी। वो देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। अंदर एंट्री करते ही सारे वेटर उसके पास आ गए। यस मैडम, बताइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? आज मेरा बर्थडे है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही केक काटती हूँ। तुम मेरे लिए केक लेकर आओ। इतने में रेस्टोरेंट का मैनेजर भी वहां पर आ गया। मैडम, ये आप क्या बोल रहे हो कि आपका कोई नहीं है? आज हम सब अपने स्टाफ के साथ मिलकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आखिर ग्राहक भगवान होता है। ये सारे मुर्गे तो खुद ही कटने के लिए आ गए। ठीक है, तो फिर जल्दी से केक लेकर आओ, सेलिब्रेट करते हैं। मैनेजर ने जल्दी से सबसे अच्छा वाला केक मंगाया। महिमा ने केक काटा, फिर चुपके से केक में बेहोशी की दवा मिला दी और सबको खिला दिया। थोड़ी ही देर बाद धीरे धीरे सभी स्टाफ के लोग बेहोश होने लगे। जब वो लोग बेहोश हो गए तब महिमा ने सबके पर्स चोरी किए, फिर चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। ये तो अच्छा था कि रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं था, वरना सबको बेहोश करना पड़ता। इतना कहकर महिमा बल खाते हुए वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज का मालिक आदित्य अपनी लग्जरी कार से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी बीवी राधिका ने उसका बैग उठाया। आ गए आप? हाँ राधिका, मैं आ गया।
मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। तभी वहां पर आदित्य की माँ भी आ गई। आते ही उसने कहा, बेटा अगर धन्यवाद अदा करना है ना तो मेरा अदा कर। मैं ही राधिका को तेरे लिए ढूंढ कर लाई थी। हाँ माँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी जिंदगी में राधिका जैसी बीवी लाई। राधिका, जल्दी से खाना लगा दो और कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। हाँ हाँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, मैं खाना लगवाती हूँ और सुबह टाइम से पहले जगा दूंगी क्योंकि मैं आपकी अलार्म हूँ। राधिका ने सभी नौकरों के साथ मिलकर खाना लगाया। सबने एक साथ मिलकर खाना खाया और उसके बाद सो गए। सुबह जल्दी ही राधिका ने आदित्य को उठा दिया और तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। सर, मैं अभी देखता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना। इतना कहकर आदित्य कार से बाहर आ गया। उसी रास्ते से महिमा गुजर रही थी। उसने दूर से आदित्य को देख लिया। आज तो सुबह सुबह तगड़ा मुर्गा हाथ लगाया, काफी पैसे वाला लग रहा है। आदित्य का ड्राइवर गाड़ी का बोनेट खोलकर गाड़ी ठीक कर रहा था। तभी महिमा आदित्य से टकरा गई। अब सॉरी मैडम, मैं जरा टेंशन में था इसलिए ध्यान नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, आप सॉरी क्यों बोलते, मुझे पता है आपकी गलती नहीं है। इतना कहकर महिमा वहां से चली गई। इतने में महिमा ने आदित्य का पर्स मार लिया था। थोड़ी दूर जाकर उसने पर्स चेक किया तो उसमें सिर्फ आदित्य के आईडी कार्ड थे। क्या फायदा इतने अमीर होने का जब पर्स में एक पैसा भी नहीं है। ये क्या, इसका मतलब ये ओबरॉय इंडस्ट्री का मालिक है। इसका तो लंबा मुर्गा बना सकती हूँ। महिमा वापस भाग कर आई और आदित्य को उसका पर्स लौटा दिया। वहां पर आपका ये पर्स पड़ा था, खोलकर देखा तो आईडी कार्ड में आपकी फोटो लगी थी, इसलिए मैं पहचान गई। थैंक यू सो मच। इसमें मेरी सभी आईडी थी और आज मेरी मीटिंग भी थी। अगर ये पर्स ना मिलती तो मेरी मीटिंग कैंसिल हो सकती थी। भगवान करे आपकी मीटिंग बहुत सफल हो। बाकी मेरा क्या है, मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई दोस्त भी नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोलती हैं आप? जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। आज से आप मुझे अपना दोस्त समझिए। ये लीजिए मेरा कार्ड, जब मन करे फोन कर लेना। सर, गाड़ी बन गई, चले? हाँ हाँ चलता हूँ। मैडम, मैं अभी चलता हूँ, आप मुझे फोन करना। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिमा है और आपका नाम तो मैंने आपकी आईडी में पढ़ ही लिया था, मिस्टर आदित्य ओबरॉय, राइट? राइट। इतना बोलकर आदित्य अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। महिमा कार्ड को चूमने लगी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ने मीटिंग अटेंड की और सच में उसकी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई। शाम को जब वो वापस घर लौट रहा था तभी रास्ते में उसके पास महिमा का फोन आया। महिमा, जैसा तुमने कहा था आज वैसा ही हुआ। मेरी मीटिंग सच में सक्सेसफुल हुई। जहां मुझे 10 करोड़ की डील मिलने वाली थी वहीं मुझे 50 करोड़ की डील मिल चुकी है। कहीं इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं बेहोशी ना हो जाऊं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर आदित्य। इसी खुशी में आज रात हम लोग पार्टी करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं महिमा। और तुम बताओ कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें पिकअप कर लेता हूँ। इसको तो आज रात ही मैं मुर्गा बना लूंगी वरना देर हो जाएगी। ऐसे कीजिए, आप मिनी क्लब में मिले। वाह, ये तो मेरा फेवरेट क्लब है। आदित्य जब मिनी क्लब पहुंचा तो वहां पर महिमा शॉर्ट ड्रेस में पहले से मौजूद थी। वहां पहुंचते ही महिमा ने आदित्य को गले लगा लिया, जिससे आदित्य का दिल धड़क उठा। उसके बाद दोनों ने खूब पार्टी की, यहाँ तक कि महिमा ने नशे की हालत में आदित्य को प्रपोज कर दिया। आदित्य ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। महिमा, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी रंगों से भर गई है। अब मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। आदित्य एक रात में ही महिमा के प्यार में इतना पागल हो गया कि वो मंदिर में उससे शादी करके सीधा अगली सुबह अपने घर ले आया। उन दोनों के गले में वरमाला देखकर आदित्य की पत्नी राधिका और उसकी माँ दोनों बुरी तरह हैरान हो गए। मैं आप पर कितना भरोसा करती थी आदित्य, और आपने मेरे साथ ऐसा किया। देखो राधिका, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इससे शादी कर ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? पहले के जमाने में तो राजा महाराजा 100 रानियां रख लेते थे, उनकी तो कोई शिकायत नहीं करता। बेटा, तू इस चुड़ैल के चक्कर में पागल हो गया है। इतनी अच्छी बहू होने के बावजूद तू दूसरी शादी कर लाया। माँ, अगर आप दोनों को महिमा पसंद नहीं है तो हम दोनों दूसरे बंगले में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तुझे अपने मन की ही करनी है तो ठीक है। प्रणाम माँ जी। प्रणाम दीदी। मेरे आसपास भी भटकने की जरूरत नहीं है, समझी? इतना कहकर राधिका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसकी सास भी अपने कमरे में चली गई। तुम टेंशन मत लो मेरी रानी, धीरे धीरे इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो, आज हम दोनों की सुहाग रात है। आदित्य महिमा को लेकर अपने कमरे में चला गया। उनका शानदार बंगला और इतना बड़ा कमरा देखकर महिमा हैरान हो गई। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कमरा तो मैंने आज तक सपनों में भी नहीं देखा। यहाँ तक कि फिल्मों में भी इतना बड़ा कमरा नहीं दिखाते हैं।
ऐसी बातें मत करो महिमा, आज से तुम भी इस महल की महारानी हो। अब महिमा भी उन लोगों के साथ उसी बंगले में रहने लगी। आदित्य महिमा के हुस्न का इतना दीवाना हो गया कि वो 3 दिनों तक ऑफिस ही नहीं गया। चौथे दिन आदित्य के मैनेजर का फोन आया। सर, अगर आप कल ऑफिस नहीं आए तो एक बहुत बड़ी डील हमारे हाथों से निकल जाएगी। अरे मैनेजर साहब, आप इतने टैलेंटेड हैं, वो कंपनी आपकी है, आप तो बड़ी सी बड़ी डील फाइनल कर लेते हो, फिर मेरी क्या जरूरत है। सर, अगर मैं संभाल पाता तो आपको फोन ही ना करता बार बार। ठीक है मैनेजर साहब, मैं कल किसी भी कीमत पर ऑफिस आ जाऊंगा। आदित्य की बातें दूर खड़ी होकर चुपके से महिमा सुन रही थी और वो मन ही मन सोचने लगी, अगर कल आदित्य ऑफिस चला गया तो इस घर में अकेले मेरा रहना दुश्वार हो जाएगा। आदित्य की माँ और उसकी बीवी दोनों मुझे कच्चा चबा जाएंगे और मैं अपने काम को अंजाम भी नहीं दे पाऊंगी। मुझे आज ही कुछ ना कुछ करना होगा। रात में महिमा ने सभी नौकरों की छुट्टी कर दी और खुद ही सारा खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैंने अपने हाथों से आप सभी लोगों के लिए खाना बनाया। अगर आप लोग नहीं खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तूने बिना हमसे पूछे सारे शेफ की छुट्टी क्यों कर दी? हम तेरे हाथ का पानी तक नहीं पियेंगे। दीदी, माँ जी, अगर आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तुम्हें जरूर खाऊंगी। सासू माँ, जल्दी जल्दी खाना खाइए और इसे दफा करते हैं यहाँ से। अरे क्यों बहस कर रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी खाना खाइए ना। सभी लोग खाना खाने लगे। खाना खाते ही सभी लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगे और फाइनली सब एक साथ बेहोश हो गए। अब जल्दी से सब कुछ लूट कर यहाँ से निकल जाती हूँ, मेरी तो जिंदगी संवर जाएगी। आदित्य ने अपने लॉकर की चाबी तो महिमा को दे ही रखी थी, इसलिए सबसे पहले वो आदित्य के कमरे में गई, लॉकर खोला और ढेर सारी नोटों की गड्डियां अपने बैग में रख ली। उसके बाद वो अपनी सास के कमरे में गई, वहां से कीमती सामान और जेवर चुरा लिया। फिर राधिका के जेवर भी उसने चुरा लिए। लेकिन जैसे ही वो हॉल में आई तो उसने देखा कि राधिका खड़ी थी। राधिका ने जल्दी से महिमा को पकड़ा। कहाँ भाग रही है सारा सामान चोरी करके? हाँ, मुझे तो तुझ पर पहले ही दिन शक हो गया था। आदित्य, सासू माँ जल्दी से उठिए। राधिका ने एक हाथ से महिमा को पकड़े रखा और दूसरे हाथ से आदित्य और अपनी सासू माँ पर पानी डाला, जिससे उन्हें होश आ गया। मुझे छोड़ दो दीदी, मुझे जाने दो, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। महिमा, तुम चोरनी हो? इतना सारा पैसा, इतने सारे गहने, ये सब चुरा कर भाग रही थी तुम? अब आपकी आंखें खुली। ये चोर नहीं बल्कि लुटेरी है। तुझे क्या लगा बेहोशी वाला खाना खाकर मैं बेहोश हो जाऊंगी? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझ पर यह सब असर नहीं होगा। मैं तो जानबूझकर बेहोश हुई थी क्योंकि तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। महिमा, तुम पर मैंने भरोसा किया और तुम मुझे ही लूटने चली थी। राधिका, मुझे माफ कर देना। पता नहीं इस लुटेरी औरत ने मुझ पर कौन सा जादू कर दिया था कि मैं बिल्कुल पागल हो गया था। आज के बाद मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखूंगा भी नहीं। और महिमा, मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस में दे सकता हूं, लेकिन नहीं दे रहा हूं। निकल जाओ यहां से। रुक जाओ महिमा, ये 5 लाख रुपए लो, पर आज के बाद चोरी मत करना। महिमा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप एक चोर को पैसे दे रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तुमने मुझे दीदी कहा था ना, ले लो पैसे, पर चोरी मत करना। महिमा ने उन पैसों से एक कॉस्मेटिक की दुकान खोल ली और चोरी करना बंद कर दिया। इधर आदित्य अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।